सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज़, काफ़ी टाइम बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच में आ गई है। तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ बुक्स पे रिसर्च कर रहा था कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए सही रहेगी। तो फाइनली टीसीएस की सामान्य अध्ययन की यानी कि जनरल अवेयरनेस की बुक को हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। आप लोगों को पता ही होगा, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बुक है एसएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी एसएससी वालों के लिए, खासकर जो भी सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सभी जो भी आपका टॉपिक रहेगा क्वेश्चन के थ्रू सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और बाकी और सारे पीवाईक्यूज हैं ओनली, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। सॉल्व पेपर है एक तरीके से ये। जो भी अब तक के 2025 तक के एग्ज़ाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन है सभी इसके अंदर कंपाइल किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग 15,900 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और ये बुक एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं टीसीएस पीवाईक्यू से बेस पर है, जिसके अंदर सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रुप और एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस और एडब्ल्यूटीपीओ हेड कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भी बाकी जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, जिसके अंदर सेंट्रल लेवल की जीके आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। चलो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। चार्ट के अंदर इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यानी कि कितने क्वेश्चन आए हैं अब तक 2025 तक की बात करें तो हम लोग, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 11 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2,068 क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी सारे देख सकते हैं आप लोग कितने में कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक एनालिसिस टाइप का एक तरीके से सभी चैप्टर का दे रखा है कि कौन से टाइप में से और कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर को, सभी बुक्स को हम लोग कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का इतिहास इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे टाइप हैं। और मध्यकालीन भारत का इतिहास इसके अंदर कवर करेंगे हम लोग। आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंदर कवर करेंगे। और विश्व का इतिहास इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। और बात करें राजस्थान, राज्य व्यवस्था व संविधान यानी कि पॉलिटी को भी इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सारे आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट भौतिक भूगोल को इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इस बुक के अंदर। भारत का भूगोल को इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। विश्व के भूगोल को भी इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। और आविष्कार व आविष्कारक को हम लोग कवर करेंगे। विज्ञान व एवं प्रौद्योगिकी को हम लोग कवर करेंगे। पुरस्कार व सम्मान, जिसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछती है एसएससी, इसको हम लोग कवर करेंगे। पुस्तक व लेखक को, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष व दिवस को हम लोग कवर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठन को हम लोग कवर करेंगे। खेल कूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है गाइस। भारत का इतिहास हम लोग देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। और कौन से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सभी भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो टाइप 1 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो कौन सी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ हल का टेराकोटा? ऑप्शन नंबर 2 बनवाली से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एसएससी जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? तो कौन से किस स्थल से एक युग्म सावधान मिला था? ऑप्शन नंबर 4 लोथल से ये मिला था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 रूस इसके अंदर नहीं है, बाकी मिस्र, दक्षिण एशिया और मेसोपोटामिया इसके अंदर शामिल थे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वर्तमान समय में ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम नवपाषाणयुगीन स्थल डैश में स्थित है? बुर्जहोम नवपाषाणयुगीन स्थल ऑप्शन नंबर 4 जम्मू व कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा से ये जुताई वाले क्षेत्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। दाऊजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 नूतन जीव सिनोजोइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। CAPF SI दिल्ली पुलिस SI में भी आया हुआ क्वेश्चन है। CISF ASI में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बुर्जहोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 सिंध के अंदर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2 कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल के परुष्णी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को वैदिक काल के परुष्णी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रावी नदी को वैदिक काल की परुष्णी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर 3 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 1921 याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो कितनी पुस्तकों व मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को? ऑप्शन नंबर 2 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 पुस्तकों व मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। सुरकोटड़ा
पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सिद्धि इसके अंदर इन उद्देश्यों में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 संहिता इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियां हैं? तो ये कौन सी नदियां हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 व्यास और सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सीजल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो निम्न में से पूर्वी मीमांसा वेदांग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को ऑप्शन नंबर 4 संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का अर्थ है। तो कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विखंडित सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि, कठोर चट्टान के सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि, बहुत पुरानी वस्तु के कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु की गणना करने की विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वस्तुकाल में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? ऑप्शन नंबर 4 जनता के लिए आवासीय भवन इसके भाग नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश में सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग भारत में ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक से सोना लाते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कर्नाटक के थ्रू सोना लाते थे हड़प्पा के लोग भारत के अंदर। 31 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद स्तूपों का संग्रह है। कितने स्तूपों का संग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 1028 स्तूपों का संग्रह। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के स्तूप कितने हैं? 1028। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? कौन सी लिपि मानी जाती है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी लिपि सभी भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही सारे लिपियाँ निर्मित हुई हैं। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, इसलिए उनको जननी माना जाता है ब्राह्मी लिपि को। 35 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है? तो आपको सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो के अंदर ये द ग्रेट बाथ मिला है, विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ?
तो यह उत्खनन ऑप्शन नंबर 2 जॉन ह्यूबर्ट मार्शल के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातात्विक ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप में खुदाई करने के बजाय टीले की स्तरीकी का पालन करना आवश्यक था? तो किसने यह माना था? ऑप्शन नंबर 1 REM व्हीलर ने यह माना था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर C एंड D के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है निम्न में से? आप सभी को पता ही होगा गाइस, ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? तो कौन सी हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना था? ऑप्शन नंबर 1 लोथल इज द राइट आंसर। लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 मेहरगढ़ भारत के अंदर स्थल स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम पूछा है बेसिकली हमसे, तो झेलम का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वित्सता इज द राइट आंसर। वित्सता इसका झेलम का प्राचीन नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे? हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। सेकंड कथन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो इसमें से तो ऑप्शन नंबर कथन 2 ही सही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। केवल कथन 2 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे दोनों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या डैश है। तो इनकी संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 इनकी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ के बारे में बोला गया है कि पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसके अंदर जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता, जिप्सम मोर्टर का उपयोग किया जाता था। याद रखना, आप लोग स्नानागार के बारे में पूछ सकते हैं द ग्रेट बाथ के बारे में कि उनकी ईंटें किस प्रकार से जुड़ी हुई थी, यानी कि कौन से मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ था, जिप्सम का यूज़ हुआ था उसके अंदर, याद रखना। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित हैं। तो कितने भागों में विभाजित हैं मुख्य रूप से हड़प्पा स्थल? अधिकांशतः ऑप्शन नंबर 2 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध राज्य ने हाथियों का पहली बार इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 अहिंसा इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। CHSL 10+2 टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकल्प को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकल्प को आगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2019 के अंदर। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? ऑप्शन नंबर 1 16 इज द राइट आंसर। 16 शक्तियाँ अस्तित्व में थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 वैशाली इसके अंदर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किस पुत्र का था? तो अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक डैश थे? तो हर्यक वंश के हर्यक वंश में मगध के पहले शासक के नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 बिंबिसार इसका नाम था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। सेकंड टाइप के अंदर डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 राजगृह इज द राइट आंसर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया? तो कहाँ पर? पाटलिपुत्र के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है? तो जीन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 2 विजेता इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 कणाद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ इज द राइट आंसर। हाइडास्पेस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? हाइडास्पेस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। परकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़ शहर में ये गुफाएं मिलेंगी। परकोट बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ शहर गुजरात में मिलेंगी। याद रखेंगे आप लोग इसको। राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? तो कौन से वंश से रिलेट करते हैं अजातशत्रु? ऑप्शन नंबर 1 हर्यक वंश के शासक थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो किसकी राजधानी माना जाता है? अंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बंगाल के अंदर ये स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एमटीएस जैसे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो कौन से स्थल पर गौतम बुद्ध ने धर्म का सबसे पहले प्रचार किया था? ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ के अंदर इन्होंने प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो भक्तों के लिए पैदल मार्ग था जो मेघी कहलाता था। तो मेधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? तो किन को ये अनुमति नहीं थी? ऑप्शन नंबर 4 शूद्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल के दौरान विज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? विज्जी गणराज्य की राजधानी निम्न में से ऑप्शन नंबर 1 वैशाली इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में
वात्साकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा? तो किस पर आक्रमण करने के लिए? ऑप्शन नंबर 4 विज्जी इज द राइट आंसर। विज्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा है हम लोगों से, तो निम्न में से कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो और कौन से राज्य में स्थित हैं? ये बिहार राज्य में स्थित है बराबर गुफाएं, बौद्ध गुफाएं हैं जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो निम्न में से कौन सा है भिक्षुओं के रहने के लिए और ध्यान कक्ष? ऑप्शन नंबर 1 बिहार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है, तो ये कौन से गण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 शाल्क्य गण इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिसमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चालुक्य इज द राइट आंसर। इसका आंसर चालुक्य सही हो जाएगा। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? सांची स्तूप की नींव निम्न में से अशोक के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सांची स्तूप की नींव अशोक द्वारा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक पूछा है हम लोगों से, तो ऑप्शन नंबर 3 पतंजलि महाभाष्य के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 1 सांची का स्तूप इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, जो वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो निम्न में से वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? तो गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर 4 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अंडाल सुप्रसिद्ध महिला डैश संतों में से एक थी? तो अंडाल कौन से संतों में से एक थी? ऑप्शन नंबर 2 अलवार से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। श्रीलंका बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है इसमें हमें, तो ऑप्शन नंबर 2 दीपवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध सत्यापन के मेदी भाग का वर्णन करता है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसका वर्णन करता है? तो देख लेते हैं। संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, संरचना को घेरने के लिए एक निजी दीवार, ये भी गलत हो जाएगा। रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छेद, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर टाइप ख़त्म होता है। थर्ड नंबर टाइप पे आते हैं हम लोग। टाइप नंबर 3 को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा
अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा जाता है? तो धनानंद को अग्रमीज या जैंडमीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? अशोक के शिलालेखों में किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन सभी की जानकारी मिलती है। ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? संघ के प्रति आस्था धम्म में वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप के बारे में पूछा है हम लोगों से। तो सारनाथ के अंदर धमेक स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो यह भी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा था। तो इसका सेकंड टाइप है, तो इस मतलब कुछ अलग टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर 3 मौर्य साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य इज द राइट आंसर। तमिल महाकाव्य शिलिपदिकारम का लेखक किसने किया है? लेखन किसने किया है इस पुस्तक का लेखन? ऑप्शन नंबर 2 इरिंगो आदिगल ने इसका लेखन किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, जो कि तमिल महाकाव्य है, तमिल के अंदर लिखी गई पुस्तक है ये। निम्नलिखित में से किसे देवानाम पेय के नाम से जाना जाता है? देवानाम पेय के नाम से ऑप्शन नंबर 3 अशोक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकत्रिक स्तंभों को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 मौर्य स्तंभ इन स्तंभों को शैलकत्रिक स्तंभों को दर्शाती है। मौर्य स्तंभ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों के युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इन शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ पर स्थित हो जाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर इन तीनों कालों से युक्त एक शिलालेख स्तंभ स्थित है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकाप्पियर डैश भाषा में लिखी प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है? तोलकाप्पियर तो कौन सी भाषा में लिखी? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तमिल के अंदर ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया है। तो गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन झील याद रखना, गुजरात के अंदर झील स्थित है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 57 ईसा पूर्व के अंदर विक्रम संवत आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में अशोक की जोगढ़ शिला अजाग्या रॉक एडिक्ट स्थित है? तो किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा के अंदर ये रॉक एडिक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो निम्न में से अशोक मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो किसके खिलाफ चंद्रगुप्त ने विद्रोह किया था और उसे पराजित कर दिया था? ऑप्शन नंबर 4 नंद के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटंक शोधन नामक न्यायालय
का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? कौन से साम्राज्य में कटंक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन था? ऑप्शन नंबर 2 मौर्य साम्राज्य के अंदर ये प्रचलन था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं? तो कौन से स्थल पर मिले हैं? रूपनाथ के अंदर ये शिलालेख मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 स्वर्ण जगत इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। स्वर्ण जगत नहीं होगा, तो इसका आंसर स्वर्ण भूमि इज द राइट आंसर। स्वर्ण भूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? तो कौन से स्थान पर नहीं मिले हैं? ऑप्शन नंबर 2 भाब्रू के अंदर ये शिलालेख नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? सम्राट अशोक निम्न में से बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो निम्न में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मिस प्रिंट हो गया गाइस, ये 23 नंबर है, 23 24 नहीं है। तो सैल्यूसिड मौर्य युद्ध में सैल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? सैल्यूसिड मौर्य युद्ध में सैल्यूकस ने कौन से शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो कौन से गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कौन से मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंदो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? तो निम्न में से शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। नेक्स्ट लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों के शासन स्थापित हुआ। तो इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन कथन 2 गलत है इसका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो निम्न में से संगम साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा वो हम लोग देखते हैं। कथन देख लेते हैं। इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों की रचना और संकलित किया जाता था। तो ये सही हो जाएगा। संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कौन से मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। एज यूजुअल सभी जानते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे अश्वघोष जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2
राज तरंगरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने ये युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? तो वह कौन से अंतिम मौर्य साम्राज्य थे शासक थे? ऑप्शन नंबर 2 पुष्यमित्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो वह निम्न में से ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना में ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 नंद इज द राइट आंसर। रामपुरव के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 वृक्ष की मूर्ति चित्रित की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी? तो निम्न में से मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक इंडिका पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क जिससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 कुषाण राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बुद्ध चरित्र बुद्ध के उद्धवपात जीवनी है जो डैश द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा यह जीवनी लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्तूप कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी के अंदर ये स्तूप स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? अशोक के अभिलेखों के अनुसार बताना हमें। तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 इंद्रप्रस्थ इसका मगध राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शक शासक था? तो इस सन के अंदर भारत के अंदर ऑप्शन नंबर 4 चेस्टन शासक था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा फ्रेंड्स, रुद्र दामन इसका राइट आंसर हो जाएगा, माय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की दूरी राजधानी थी? तो कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 4 मथुरा इसकी राजधानी थी, कुषाणों की राजधानी, दूसरी राजधानी थी जो कि मथुरा 2000 साल पहले। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ क्या है? मुवेंदार का अर्थ पूछा है हमसे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 3 मुखिया इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। CGL टायर 1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया जाता था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर पाया जाता था? सारनाथ के अंदर ये शीर्ष पाया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? कौन सा अंतिम शासक था? ऑप्शन नंबर 3 बृहद्रथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 3 महावंश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्न में से किस काल से है? बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस राजा से संबंधित है? कठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। युद्ध बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? तो किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? ऑप्शन नंबर 3 कनिष्ठ प्रथम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का अर्थ क्या है? उझावर का अर्थ पूछा है हम लोगों से। ऑप्शन नंबर 3 साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर डैश का राजनीतिक केंद्र राजधानी था? तो किसका राजधानी था? उदयपुर। किसका था? ऑप्शन नंबर 3 चोलों का केंद्र था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? तो उसे वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो निम्न में से कंधार जो शिलालेख है वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और कितने द्वार हैं इसके अंदर? 570 तो इसके अंदर मीनारे हैं और ऑप्शन नंबर 4 64 इसके अंदर द्वार मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उस क्षेत्र में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो वे कौन से क्षेत्र में पाई जाती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्न में से ऑप्शन नंबर 3 मेगास्थनीज को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? कौन से शिलालेख के अंदर ये घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 प्रमुख शिलालेख फर्स्ट के अंदर ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 रुद्रदमन प्रथम इज द राइट आंसर। रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन से शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? भारत का पहला शुद्ध संस्कृत में रचित शिलालेख किसके द्वारा? रुद्रदमन के द्वारा। कौन सा शिलालेख हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गिरनार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीजीएल टायर 1 के अंदर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलिपथाकारम रतन जडित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 2 इलिंगो आदिगल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्न में से सातवाहन राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सोने दीवार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? कौन सा शासक था वासुदेव प्रथम? एक कुषाण शासक था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक अशोक थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख आरामाइक और डैश लिपियों में लिखे गए। कौन सी लिपि में लिखे गए? ऑप्शन नंबर 2 ग्रीक लिपि में ये शिलालेख लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में बताना है हमें। तो इसके अंदर प्रक्षेपथ पूर्व तोसारी इसके अंदर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो वही कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 नागसेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है हमें। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं कथन एक बार। मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। तो ये तो सही हो जाएगा, सभी को पता होगा ये बात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? हमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 नंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नंद। कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधि का उल्लेख किया है। उसमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ डैश है। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका अर्थ हो जाएगा सेना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है फ्रेंड्स। गोपुरम इज द राइट आंसर। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है द्रविड़ शैली के मंदिरों के। मथुरा डैश की दूसरी राजधानी थी। किसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा? ऑप्शन नंबर 4 कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन रिपीट भी मिलेंगे, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। और बाकी रिवीजन के लिए आप लोग अच्छे से करना है तो बाकी वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को। और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है एसएससी के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, सेंट्रल लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के प्रारंभ मध्य तक शासन किया था, वह डैश कुषाण शासक था। वह कौन सा कुषाण शासक था? वह तीसरा कुषाण शासक था। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। सीजीएल टायर 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 के अंदर है फ्रेंड्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स आप लोग अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए। और ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सभी PYQs है फ्रेंड्स। आप लोग को पता है PYQs कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल TCS वगैरह जो भी है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो भी वो जो PYQs रहते हैं उन्हीं को वापस से दूसरे पेपर में ऐसे कैसे एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोगों का, वो 4 नंबर टाइप है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त
शासक हो जाएंगे महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? तो ये है किसमें पाया गया है? ऑप्शन नंबर 3 नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में ये पाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? ये देख लेते हैं ऑप्शन। लोहा, सोना, टिन, चांदी। तो इसमें कौन सी निर्यात की वस्तु नहीं थी? ऑप्शन नंबर 3 टिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में हेनसांग ने ये भ्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 3 नरसिंह वर्मन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इनके शासनकाल में ये हेनसांग द्वारा भ्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। ये दहेज में मिला हुआ था लिच्छवियों से। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था, और किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन नंबर 4 दिनारस दिनार के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हेनसांग को हराया था? तो ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट आंसर। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था, और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो वह कौन सा कर लगाया था? क्या नाम था उस कर का? उस कर का नाम था हलीवा कर इज द राइट आंसर। हलीवा कर के नाम से जाना जाता था वो कर। हलीवा कर लगाया था गुप्त शासकों ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो यह जीवनी कौन से दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है? ऑप्शन नंबर 3 बाणभट्ट इज द राइट आंसर। बाणभट्ट के द्वारा ये जीवनी संस्कृत भाषा में रची गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? वह कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद स्तंभ इज द राइट आंसर। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो इस स्तंभ की शिलालेख चंद्रगुप्त ने अपनी उपलब्धियों में रखी थी, इलाहाबाद स्तंभ की। याद रखना, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पुष्पभूति जिन्होंने धानेश्वर से शासक किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? तो यह है ऑप्शन नंबर 1 वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 2 पुलकेशिन द्वितीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत गणितज्ञ खगोलविद थे? तो इनमें से कौन से प्राचीन भारत गणितज्ञ खगोलविद थे? ऑप्शन नंबर 3 वराहमिहिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो निम्न में से देख लेते हैं हम लोग कथन एक बार। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो ये तो सही हो जाएगा। हेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, तो ये भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो ये गलत हो जाएगा। हर्षचरित्र हर्षवर्धन पर चरित्र एक जीवनी है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो वह कौन से मौर्य शासक थे? ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो वह कौन से शासक थे? ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। स्टेनोग्राफर CND में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह गुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उसके लिए प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दो और कथन दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाते थे। एक और कथन है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इनमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, केवल बी इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिम भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया था? तो वह कौन से शासक थे? ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे जिन्होंने ये रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर 4 हेनसांग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षण के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन था? तो उनका संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त उनका संरक्षक था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो इनमें समुद्रगुप्त प्रथम की पत्नी के बारे में पूछा है, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 कुमार देवी उनकी पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, याद रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो इनमें से कौन सा शासक था? ऑप्शन नंबर 1 धर्मपाल वे इस त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता की से विवाह किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 वाकाटक ने यह विवाह किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वाकाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 1 विक्रमोर्वशीय ये नाटक था जो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी। तो वाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हर्षचरित्र इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज़ चलाई गई है, और ये सभी क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्ज़ाम्स रहते हैं सेंट्रल लेवल के, उनमें रिपीट होते ही रहता है। आप लोगों को सभी को पता ही होगा। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में काफ़ी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये। तो इनको आप लोग अच्छे से कंटेस्ट याद करके जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं टाइप 5 का। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज प्रतिहार वंश का महानतम राजा था, जिन्हें मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? तो चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? सो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दिए गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन सही नहीं है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक डैश था, तो वह कौन था? ऑप्शन नंबर 2 राजराज चोल इसका महत्वपूर्ण शासक था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में ऑप्शन नंबर 1 सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य को निम्न में से कौन सा राष्ट्रकूट शासन आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कृष्णद्वितीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी डैश थी, तो उनकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर 2 एहोल उनकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। आपको सभी को पता ही होगा, सीजल टायर 1 के अंदर आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। मिहिर भोज शासक था, तो मिहिर भोज प्रतिहार शासक था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर डैश वंश का शासन था। उत्तर पूर्वी भाग में पूछा गया है हमसे, तो त्रिपुरा की ऑप्शन नंबर 2 माणिक्य वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। माणिक्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश ने गंगे कोड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की, तो किन्होंने की थी? ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र चोल प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डैश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की, तो कौन से शासकों ने ये राजधानी स्थापित की थी? चंदेल शासकों ने ये खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। चंदेल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? राष्ट्रकूट वंश द्वारा कैलाश मंदिर निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ क्या है? तो शालाभोग शब्द का अर्थ पूछा गया है हमसे, तो इसका अर्थ हो जाएगा विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, ये शालाभोग कहलाती है। शाला मतलब विद्यालय होता है, आप सभी को पता होगा, पाठशाला करके होता है। इस तरीके से शाला भोग यानी कि विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलथुनाडु, वल्लभनाड और केकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये प्राचीन काल में कौन से राज्य के अल्पकालिक राज्य थे? केरल राज्य के अल्पकालिक राज्य हो जाएंगे ये। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? महाबलीपुरम ने पंच रथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था।
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धैर्यमराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। पांचवें रथ का क्या नाम है? तो पांचवें रथ का नाम पूछा है हमसे, और बाकी रथों के नाम तो इसने बता ही दिए हैं क्वेश्चन के अंदर ही। तो पांचवें रथ का नाम क्या हो जाएगा? द्रौपदी रथ पांचवें रथ का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो निम्न में से ऐरावतेश्वर मंदिर है जो कि चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी की स्थापना की, तो वह कौन सा शासक था? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट शासक था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 2 बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था। बाकी 8वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिर हैं ये, याद रखना इनको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी? तो यह किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर 3 बिल्हण ने ये जीवनी लिखी थी। बिल्हण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो भाई यह किन्होंने करवाया था? ऑप्शन नंबर 4 चंदेल वंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो यह किसकी वसूली की जाती थी? ऑप्शन नंबर 3 वेटी इज द राइट आंसर। वेटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कदम राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो कौन से राज्य का प्राचीन शाही राजवंश था ये? ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक का ये राजवंश था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने डैश पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने किस पर शासन किया था? ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर के ऊपर इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। रवि कीर्ति निम्न में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? इनका संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। नागवट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागवट कौन से राजवंश के राजा थे? नागवट प्रतिहार राजवंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐहोल का दुर्ग मंदिर लगभग वर्ष पुराना बनाया गया था? कितने वर्ष पुराना बनाया गया था ऐहोल का दुर्ग? ये 1400 वर्ष पुराना बनाया गया दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किन्होंने किया था? यह दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो उसका वंश शुंग वंश था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय के डैश भारतीय राज्य हैं? तो आधुनिक समय के कौन से राज्य हैं ये जिन्होंने चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था? जो तो यह केरल राज्य आधुनिक समय का। सॉरी, केरल नहीं होगा, कर्नाटक सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सॉरी।
रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो यह कौन से राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? ऑप्शन नंबर 2 काकतीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली का एक शानदार उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2 ये नागर शैली के एक शानदार उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना। कौन से ईस्वी में राजा बना था ये? ऑप्शन नंबर 1 985 ईस्वी में यह राजा बने थे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस चोलवंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये किन्होंने करवाया था? ये करवाया था राजा चोल फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए मंदिर है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का फेमस विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर नालंदा बिहार के अंदर स्थित है विश्वविद्यालय, याद रखना। चोल प्रशासन में डैश गांव में दहन होती थी, सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था, ऑप्शन नंबर 4 सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का एक उल्लेखनीय निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो यह किस राजवंश में है? तो यह चोल राजवंश के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? पाल वंश के शासक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? ध्रुवसेन द्वितीय कौन से राजवंश के संबंधित है? मैत्रक के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। CISF, ASI, CAPF, SI दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, 2023 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, मालमपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? मालमपुरम का तटीय मंदिर पल्लवों के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर 1। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो यह दक्षिण भारत में कौन थे? तो दक्षिण भारत में थे राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चोल वंश के राष्ट्र चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो निम्न में से बाघ विकल्प का अंकन किया गया था चोल वंश के द्वारा। राज चिन्ह के रूप में बाघ को उनका राज चिन्ह बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बाघ। दंत वर्मन या दंत दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो यह दोनों राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बादामी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो बादामी चालुक्य मुख्य रूप से कदम्ब शक्ति के अधीन थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में ब्रह्मदेह का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ब्रह्मदेह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा गया हमसे, तो ये कौन थे? धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला को प्रदर्शित करता है डैश में स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तंजावुर के अंदर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे
सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर 2। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 4 पल्लव राजवंश के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पल्लव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। तो कौन से राजवंश की राजधानी थी 5वीं से 8वीं शताब्दी तक? तो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासन के दौरान बनवाया गया था? तो यह किसके दौरान बनवाया गया? तो ये कृष्ण प्रथम के दौरान बनवाया गया था भव्य कैलाश मंदिर, एलोरा के नाम से जाना जाता है जिसे, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की द रेफरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो वह कौन था चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला? कृष्णद्वितीय चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो यह मंदिर कौन से राजवंश के शासनकाल में? सेन राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया मंदिर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा टाइप खत्म होता है, तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग, टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। आई होप आप सभी को अभी तक समझ आया ही होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा आप लोगों ने अभी तक, तो नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स, तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कुछ जो आपको नीड है जिस चीज़ की, वो बुक करवाने के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बता सकते हैं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। तो हमारा नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं हम लोग, टाइप नंबर 6 के ऊपर। टाइप नंबर 6 को कवर करते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। सो कालक्रम अनुसार लिखना है हमें, तो कौन से काल में कौन सा वंश था, तो उस हिसाब से कौन सा फर्स्ट हो जाएगा कौन सा सेकंड हो जाएगा उस तरीके से लिखना है हमें। तो इसमें से हर्यक वंश सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा, फर्स्ट नंबर पे हर्यक वंश, और सेकंड नंबर पे शिशुनाग, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड नंद, एंड फोर्थ मौर्य। सो इस तरीके से आएंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4213 आप सभी को पता है कि 4 पहले आया था, फिर 2, फिर 1, फिर 3, तो इस प्रकार से ये वंश आए थे। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं, तो किसके समीप स्थित हैं एलोरा गुफाएं? तो यह ऑप्शन नंबर 4 औरंगाबाद के समीप स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। SSGD कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो निम्न में से विक्रमादित्य चैतन्य से सही मेल नहीं खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने, यह मंदिर बनवाया था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनका मिलान करना है फ्रेंड्स हमें कि कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा। तो फर्स्ट बृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा, एंड सेकंड तिलवाड़ा मंदिर राजस्थान से, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में,
और हम्पी में स्मारक हो, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। BDAC, तो BDAC, फर्स्ट में B, सेकंड में D, थर्ड में A और फोर्थ में C, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो ये संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 3 कठोपनिषद में ये उपनिषद सुमेलित हैं, उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कटु सत्य को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकट्टम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो ये मृच्छकटिकम, तो ये मृच्छकटिकम किन्होंने लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 शूद्रकों ने ये ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये नाटक शूद्रकों के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपने पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार बलिदान नहीं था? एक प्रकार का बलिदान निम्न में से कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर 1 मुवेंदेवल्लन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्रागज्योति के रूप में जाना जाता था। तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा जिसे प्रागज्योति के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 असम राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पांडुलिपियाँ सामान्यतः डैश पर लिखी जाती हैं। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर 2 ताड़पत्रों पर लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्याय डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? पाणिनि की अष्टाध्याय बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये। पाणिनि की अष्टाध्याय फेमस किताब है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत व्याकरण के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई किताब है, संस्कृत व्याकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला किस में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित हो जाएगा, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। जोधपुर राजस्थान में मेहरानगढ़ किला स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कांगड़ा किला भारत का सबसे प्राचीन किला। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सो कैसे लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स।